बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में एक अहम मामले पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। करप्शन के वो मुल्ज़मान जिन्होंने अपनी करप्शन से कौमी ख़जाने को लूटा, करप्शन के वो मुल्ज़मान जिन्होंने आवाम के खरबों रुपए अरबों रुपए बेदर्दी से लूटने के बाद अपने अकाउंट्स में अपनी तिजोरियों में भर लिए, जमा कर लिए। करप्शन के ऐसे मुल्ज़मान को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से आखिर ज़मानतें क्यों मिल जाती हैं? क्योंकि जब कभी भी आला अदालतों की जानिब से करप्शन के किसी भी मुल्ज़म को ज़मानत पर रिहा करने का फ़ैसला सुनाया जाता है तो आप देखने वालों की जानिब से ना सिर्फ ऐसे अदालती फ़ैसलों पर तशवीश का इजहार किया जाता है, बल्कि एक बुनियादी सवाल पूछा जाता है कि नैब जो बड़ी मुश्किलों के बाद, बड़ी कोशिशों के बाद ऐसे बड़े मगरमच्छों को, करप्शन के मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करता है, लेकिन ये मुल्ज़मान अपनी गिरफ़्तारी के बाद जब ज़मानत के लिए आला अदालतों से रुजू करते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट्स हों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हों, तो उन्हें बड़ी आसानी के साथ ज़मानतें मिल जाती हैं। आला अदालतों की जानिब से करप्शन के ऐसे मुल्ज़मान को ज़मानत पर रिहा करने का फ़ैसला सुना दिया जाता है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन के मुल्ज़म डॉक्टर डिंशा को ज़मानत पर रिहा करने का ज़बानी फ़ैसला सुनाया है, ज़बानी हुक्म सुनाया है। तो आज की अदालती कार्रवाई का अहवाल जब आप नाज़रीन के सामने मैं बयान करूँगा तो ये जो बुनियादी सवाल है कि करप्शन के मुल्ज़मान को आखिर क्यों ज़मानतें मिल जाती हैं, इस सवाल का आप नाज़रीन को जवाब मिलेगा। और इसके अलावा वीडियो के आखिर में अपोजिशन के लॉन्ग मार्च और अपोजिशन में जो इख्तलाफात हैं, इस हवाले से एक अहम खबर आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर डिंशा की दरख्वास्त ज़मानत से मुतल्लिक़ केस की समाअत हुई है, उसका अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले इसी मुकदमे का थोड़ा सा मैं पस मंज़र बयान करना चाहूँगा। नाज़रीन, डॉक्टर डिंशा जो हैं वो साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी के बड़े करीबी दोस्त हैं और नैब की जानिब से डॉक्टर डिंशा को बाग इब्ने कासिम प्लॉट अलॉटमेंट करप्शन केस में मुल्ज़म बनाया गया है। मजमूई तौर पर जो रेफरेंस नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में दायर कर रखा है, उसमें 28 लोगों को मुल्ज़म बनाया गया है, जिसमें 4 मुल्ज़मान को नैब की जानिब से गिरफ़्तार किया गया, जिसमें 3 सरकारी अफसरान हैं जबकि एक प्राइवेट शख्सियत है जिसका नाम है डॉक्टर डिंशा। डॉक्टर डिंशा ने दरख्वास्त ज़मानत लेकर जब सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था तो उन्होंने अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में ये मौक़िफ़ बयान किया कि ये जो बाग इब्ने कासिम की ज़मीन अलॉट की गई है, यहाँ पर अगर कोई मल्टी स्टोरीज प्लाजा तामीर किया गया है, ये सरकारी ज़मीन थी, इलीगली अगर अलॉट कराई गई है तो इसमें फ़ायदा किसका हुआ? इसका बेनिफिशरी जो है वो बहरिया टाउन है, मलिक रियाज हुसैन उनका दामाद है। लेकिन नैब की जानिब से सिर्फ सरकारी मुलाजमीन को गिरफ़्तार किया गया या मुझे गिरफ़्तार कर लिया गया, लेकिन जो मेन बेनिफिशरी है जिसका 90 से 95% तक फ़ायदा जिसने हासिल किया है, नैब की जानिब से उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया गया। और यह हमारे साथ नैब की जानिब से इम्तियाज़ी सलूक किया गया है। नैब ने पिक एंड चूज़ किया है पसंद नापसंद की बुनियाद पर, जिस पर अदालत ने यह सवाल उठाया था कि आइंदा समाअत पर नैब के वकील अदालत में पेश हों और नैब के वकील आकर ये बताएं कि मुल्ज़मान की, करप्शन के मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के हवाले से नैब का तरीक़ाकार क्या है। तो आज नैब के वकील पेश हुए, अदालत ने बहुत सारे सवालात उनसे पूछे, लेकिन तमाम सवालों पर नैब के जो वकील थे वो मुकम्मल तौर पर हमें कमरा अदालत में लाजवाब दिखाई दिए। डॉक्टर डिंशा के हवाले से तो नैब के जो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब थे उन्होंने तो आकर साफ साफ अदालत को बता दिया कि डॉक्टर डिंशा चूँकि प्राइवेट शख्सियत हैं, रेफरेंस में उन्हें मुल्ज़म ज़रूर बनाया गया है, लेकिन नैब जो है डॉक्टर डिंशा की दरख्वास्त ज़मानत की मुखालफत नहीं करेगा। अगर अदालत उन्हें ज़मानत देना चाहती है बेशक दे दे, लेकिन हमारी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है। नैब का ये कहना था, अब आप गौर करें, नैब ये कह रहा है कि अगर अदालत डॉक्टर डिंशा को ज़मानत देना चाहता है तो बेशक ये ज़मानत दे दी जाए, लेकिन उसका नाम जो है वो ECL पे रहना चाहिए, अच्छी खासी अमाउंट की उनसे श्योरिटी बॉन्ड लेनी चाहिए, श्योरिटी ली जानी चाहिए और इसके साथ साथ इस बात की गारंटी भी लेनी चाहिए कि वह बैरून मुल्क सफ़र ना करें। जिस पर अदालत ने कहा कि आप उनका पासपोर्ट अपने पास रख सकते हैं, उनका नाम ECL में शामिल कर सकते हैं। तो यह मसला तो इस तरह से हल हो गया। और मलिक रियाज हुसैन और जैन मलिक के हवाले से आकर अदालत में नैब के वकील ने, प्रोसिक्यूटर जनरल ने यह बताया, क्योंकि अदालत ने यह सवाल भी पूछा था कि जो मेन बेनिफिशरी हैं वो तो मलिक रियाज हुसैन, उनके दामाद जैन मलिक हैं, तो उसे नैब ने क्यों गिरफ़्तार नहीं किया? तो इन दोनों शख्सियात के हवाले से नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल ने आज अदालत को यह बताया कि 15 फरवरी तक इन्हें मौका दिया गया है, क्योंकि जैन मलिक की जानिब से प्ली बारगेन की दरख्वास्त दी गई है। लेकिन अदालत ने कहा कि यह दरख्वास्त तो आपको जैन मलिक ने दिए हुए 1 साल 2 माह का अरसा हो चुका है, तो अब तक इस प्ली बारगेन की दरख्वास्त पर क्यों फ़ैसला नहीं किया गया? हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज आप प्ली बारगेन की दरख्वास्त पर फैसला करके आएंगे और बताएंगे कि अब हम इन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करने जा रहे हैं या इनके खिलाफ तहकीकात करने जा रहे हैं या इनकी प्ली बारगेन की दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया गया है। नैब के वकील ने अदालत को यह बताया कि जैन मलिक को 15 फरवरी तक मौका दिया गया है, क्योंकि ये सरकारी ज़मीन थी, ये अलॉटमेंट नहीं हो सकती थी। लेकिन जैन मलिक ये कह रहे हैं कि मैं इस ज़मीन के अलॉटमेंट के हवाले से NOC जो है वो ला कर नैब को दूंगा
और नैब का ये कहना था कि अगर ये NOC आ जाता है तो हम जैन मलिक रियाज हुसैन की जो प्ली बार्गेन की दरख्वास्त है इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन जस्टिस सजाद अली शाह ने यह कहा, क्योंकि जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की, तो जस्टिस सजाद अली शाह ने कहा कि सरकारी ज़मीन का तो NOC हो नहीं सकता, सरकारी ज़मीन की अलॉटमेंट हो नहीं सकती। तो अगर वो NOC लेके भी आ जाएगा तो उसके बाद तो नैब ये करेगा कि जो सरकारी ऑफिसर वो NOC जारी करेगा आप उसको मुकदमे में घसीट लेंगे। तो आप मामले को क्यों लंबा करना चाहते हैं? जो फैसला करना है अभी कर लें। आपने ये जो बेनिफिशरी हैं जिन्हें आप गिरफ्तार नहीं कर रहे, इनकी प्ली बार्गेन की दरख्वास्त पर आप 15 फरवरी तक क्यों इंतज़ार कर रहे हैं? इसके बाद अदालत ने उनसे यह भी पूछा था कि मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के हवाले से नैब की पॉलिसी क्या है, इस हवाले से भी आइंदा समाअत पर बताएं। लेकिन अदालत ने कहा कि ये जो पॉलिसी के हवाले से बयान दिया गया है नैब के वकील की जानिब से, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की जानिब से, इससे हम बिल्कुल मुतमिन नहीं हैं, नैब से हम मायूस हुए हैं। आज जो रिपोर्ट पेश की गई है, बल्कि जस्टिस मज़ाहिर आलम नकवी का ये कहना था कि छोटे अफसरान को तो नैब ने गिरफ्तार कर लिया जिनकी चंद हज़ार रुपये तनख्वाह थी, लेकिन जो अरबों रुपए का फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं, जिन्होंने अरबों रुपए का फ़ायदा हासिल किया इस सरकारी ज़मीन की अलॉटमेंट करवा के, उन पर नैब ने हाथ नहीं डाला। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी का यह भी कहना था कि जो बेनिफिशरी है उसे तो नैब नहीं पकड़ता। अदालत के सामने नैब ने आज रूल्स लाकर जो है वो रिपोर्ट की शक्ल में पेश कर दी हैं। हमने आपसे रूल्स नहीं मांगे थे, और अगर नैब अपनी मर्ज़ी करना चाहता है कि वो किसको गिरफ़्तार करेगा, किस मुल्ज़म को गिरफ़्तार नहीं करेगा, तो नैब का जो सेक्शन 9 है उसमें तरमीम करवा ले, और इसके बाद जो मर्ज़ी नैब ने अपनी करनी है अपनी मर्ज़ी करता रहे, उसको कोई पूछने वाला नहीं होगा। नैब के वकील ने अदालत को बताया कि नैब जो है कानून के मुताबिक अपना काम करता है, नैब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलता। लेकिन जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी का ये कहना था, जिन्होंने साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ की जो स्पेशल कोर्ट थी जिन्होंने उन्हें सज़ाए मौत का फ़ैसला सुनाया था, उस कोर्ट को कलअदम करार दिया था। तो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी का यह कहना था कि नैब जो है अपनी मर्ज़ी कर रहा है, चाहे नैब जो मर्ज़ी कहता रहे, और इस मुल्क को बचाना है ये नहीं बचाना, ये भी कहना था जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी का। और ये भी कहा कि इस मुल्क में जो बकरी चोर होता है वो तो 5 साल के लिए जेल चला जाता है, लेकिन ये जो करप्शन के मुल्ज़मान होते हैं, इतने बड़े बड़े स्कैंडल होते हैं, इस स्कैंडल के जो मेन बेनिफिशरी होते हैं उन्हें तो नैब गिरफ्तार नहीं करता। तो जो एहतसाब का अमल होना चाहिए वो शफाफ होना चाहिए। बल्कि अदालत का ये भी कहना था नैब को मुखातिब करते हुए कि इस मुल्क के साथ नैब क्या कर रहा है, करता नैब है और भुगतना बाद में सुप्रीम कोर्ट को पड़ता है। और इस बात की जानिब अदालत का इशारा ये था कि जब नैब इस तरह से मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लेता है और मुल्ज़मान जो मेन बेनिफिशरी होती हैं, जिन्होंने फ़ायदा उठाया होता है, उन्हें गिरफ़्तार नहीं करता, इम्तियाज़ी सलूक बरता जाता है, फिर लोग जो है वो ज़मानत के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास आते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जब ऐसे मुल्ज़मान को इम्तियाज़ी रवैयों के ऊपर ज़मानत देने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि लॉ ये कहता है, अदालती फ़ैसले ये कहते हैं, तो इन्हीं चीज़ों को देखने के बाद अदालत को फ़ैसला करना होता है। तो जो मलबा होता है वो अदालत पे आ जाता है, नैब बरी जमा हो जाता है, और तमाम चीज़ों को फेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ता है। जस्टिस सजाद अली शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का नैब के बारे में ये तासुर है कि जो फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं उन्हें तो गिरफ़्तार नहीं किया जाता, जो असल करप्शन करते हैं, जो फ़ायदा उठाते हैं। और ये अगर सुप्रीम कोर्ट का तासुर है नैब के बारे में, तो आम जो अवाम है उसका नैब के बारे में क्या तासुर होगा। आगे चल के यही बातें जस्टिस उमरता बंदियाल की जानिब से की गई, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने नैब की रिपोर्ट पढ़ी है, नैब पर बहुत ज़्यादा बोझ है, नैब में अरबों रुपए इकट्ठे किए हैं, नैब की कारकर्दगी हमारे सामने है, एक कौमी इदारा है और करप्शन का खात्मा इसका कौमी फरीज़ा भी है। लेकिन हमारे सवाल उठाने का मकसद ये है कि नैब जो है हमारे सवाल उठाने का मकसद ये भी नहीं है कि नैब जो है तमाम चीज़ों से हाथ उठा ले। हम ये चाहते हैं कि नैब जो भी कार्रवाई करे कानून के मुताबिक करे, और इदारों के ख़िलाफ़ जिसके खिलाफ भी एक्शन ले, एहतसाब का जो भी अमल करे कानून के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन नैब का अमल कानून के मुताबिक नहीं होगा तो फिर हमें नैब के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। जस्टिस उमरता बंदियाल का ये भी कहना था कि नैब को क्या अपनी डेटरेंस गिरफ्तारी के वक्त शो करनी चाहिए, या जब केस एहतसाब अदालत में चलता है वहाँ अपनी डेटरेंस शो करनी चाहिए। बल्कि ये भी कहना था कि नैब अगर किसी मुल्ज़म को गिरफ़्तार करना चाहता है तो गिरफ़्तार कर ले, जो उससे तहकीकात करनी है वो तहकीकात कर ले, उसके बाद उसका पासपोर्ट अपने पास रखे, उसका नाम ECL में डाले और बाद अज़ां उसे छोड़ दिया जाए। तो इस तरह से अदालतों पर बोझ कम पड़ेगा। इससे पहले भी मैंने इस हवाले से गुफ्तगू की थी, आपको बताया था कि नैब जो है, नैब की ऐसी सुप्रीम कोर्ट जो है नैब की ऐसी गिरफ्तारियों पर बहुत ज़्यादा जो है वो शाकी दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा तंग नज़र आती है। जबकि आज जस्टिस मज़ाहिर नकवी का ये भी कहना था, जस्टिस उमरता बंदियाल का ये भी कहना था कि नैब के अंदर करेज होनी चाहिए, नैब की जो मॉरल अथॉरिटी होनी चाहिए।
नैब को अगर कोई काम करने से रोकता है तो हमें बताएं, हम उसको पकड़वाएंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि नैब मजबूत हो, लेकिन जो भी कार्रवाई की जाए उसमें किसी के साथ भी गैर मसावी रवैया नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल अदालत ने आज उन्हें ज़मानत पर रिहा करने का फ़ैसला सुना दिया है और आखिर में जस्टिस अमृता बंदयाल ने यह भी कहा कि ये नहीं होना चाहिए कि मुझ पर जिसने मेहरबानी की आप भी उस पर मेहरबानी करें। अदालत में किसी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन जो माजी में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स चीज़ें होती रहीं, जो ख़बरें सामने आती रहीं, जिसमें यह बताया गया कि जो चेयरमैन नैब हैं वो शायद एजाज़ सैयद ने खबर रिपोर्ट की थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि चेयरमैन नैब को मलिक रियाज हुसैन के रिकमेंड करने पर उनकी सिफारिश के ऊपर जो है वो चेयरमैन नैब लगाया गया था जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को। तो शायद जस्टिस अमृता बंदयाल का इशारा इसी जानिब था, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। तो ये आप खुद समझ सकते हैं कि जब नैब के वकला आके खुद कह दें कि हम इसकी दरख्वास्त ज़मानत की मुखालफत नहीं करते। इसी तरह से शहबाज शरीफ की भी जब सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत का मुकदमा आया था तो नैब की जानिब से उसकी मुखालफत नहीं की गई थी। तो इस तरह से अदालतों से मुल्ज़मान की ज़मानतें हो जाती हैं। अब आखिरी जो खबर थी अपोजिशन के लॉन्ग मार्च के हवाले से और अपोजिशन में इख्तलाफात के हवाले से, बिलावल भुट्टो और जरदारी मौलाना फजल रहमान के साथ बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए हैं, गुस्सा हुए हैं। झगड़ा किया गया है कि आपने ये जो अनाउंसमेंट की है कि हम लॉन्ग मार्च जो है वो रावलपिंडी की तरफ ले जा सकते हैं, आपने किस तरह से अकेले नवाज शरीफ के साथ मुशावरत करके ये फैसला कर लिया। आइंदा जो PDM का इजलास होना है इस हवाले से आप हमें बताएंगे, आप हमें मुतमिन करेंगे। और इसके साथ साथ ये जो खुफिया मीटिंग हो रही है, जो मोहम्मद अली दुरानी मौलाना फजल रहमान के साथ मिले हैं, जो शहबाज शरीफ के साथ मिले हैं, इस हवाले से भी आइंदा समात में हमें मुतमिन किया जाए, क्योंकि ये जो खुफिया मुलाकातें हैं इसमें क्या चल रहा है इस हवाले से, क्योंकि हम PDM के इत्तेहाद का हिस्सा हैं, हमें पता होना चाहिए। लेकिन ये जो लॉन्ग मार्च है जिसका पहले ऐलान किया गया था 20 सितंबर को कि हम जनवरी में करेंगे, बाद में ऐलान कर दिया गया कि 31 जनवरी तक वज़ीर आज़म इमरान खान के पास मोहलत है, वो इस्तीफ़ा दे दें, अदरवाइज़ हम 1 फरवरी को अपने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे। लेकिन अपोजिशन का ये लॉन्ग मार्च अब फरवरी से मार्च करके आगे चला गया है। लॉन्ग मार्च का अपना लॉन्ग मार्च हो गया है, क्योंकि राना सुनावला ने बताया है कि अब अपोजिशन अगर लॉन्ग मार्च करेगी तो ज़िमनी इलेक्शन से पहले नहीं किया जाएगा, सेनेट के इलेक्शन के पहले नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर सेनेट का इलेक्शन मार्च में होता है, मार्च के अवाइल में होता है या फरवरी के एंड में होता है, तो लॉन्ग मार्च जो है अब फरवरी में नहीं होने वाला। जिस तरह से मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि 1 फरवरी को ऐलान करेंगे, पहले तो जनवरी की डेडलाइन दी गई थी। तो मार्च में भी बज़ाहिर लगता यह है कि इस तरह से दावे तो किए जाएंगे, ऐलानात तो किए जाएंगे, लेकिन कोई चीज़ सामने नहीं आएगी। लेकिन एहसन इकबाल साहब ने जो आज बात की है, जिन्होंने ये कहा कि इस्तीफ़े जो हैं वो ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट इलेक्शन से पहले नहीं आएंगे, इसके बाद आएंगे। तो सेनेट का लॉन्ग मार्च का मामला इस्तीफ़ों के साथ मुझे जुड़ा नज़र आ रहा है और लगता यह है कि इसी तरह से ये पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन और पार्लियामेंट के बाहर और अदालतों में, क्योंकि एक खबर ये भी आ रही है कि इमरान खान की नाअहली के लिए हो सकता है हाई कोर्ट या किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नाअहली के लिए दरख्वास्त भी दायर की जाए। तो बज़ाहिर तो अब लॉन्ग मार्च के हवाले से भी और इस्तीफ़ों के हवाले से मामला जो है वो बड़ा तवील होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि राना सुनावला इससे पहले भी कह चुके थे कि लॉन्ग मार्च तो हम करेंगे, लेकिन तारीख कोई हतमी नहीं दे सकते। तो ये एक छोटी सी खबर आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करनी थी। फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।